बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 10th क्लास आज हम केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। लास्ट हमने छोड़ा था, कहाँ तक किया था हमने? यस जी, हमने पढ़ा था फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ एल्केन्स तक। तो आज हम करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ और केमिकल रिएक्शंस। अच्छा, केमिकल रिएक्शन से पहले हम एल्केन्स को एक बार दोबारा देख लेते हैं कि जो एल्केन्स होते हैं बेटा, ये सैचुरेटेड होते हैं। ठीक है, ये सैचुरेटेड होते हैं। इट मीन्स कि कार्बन की जो वैलेंसी है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है। क्लियर? दूसरी कार्बन लेते हैं, ये हो गया मीथेन, ईथेन, प्रोपेन। अब इसमें समझने की जो चीज़ है, इसको दोबारा मैं रिफ्रेश करने लगी हूँ कि कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वो क्या होता है? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है और नॉन पोलर है। ये कोई पार्शियल पॉजिटिव या नेगेटिव नहीं है। ठीक है, इसी तरह जब हम कार्बन और हाइड्रोजन के बीच का जो बॉन्ड है उसको देखते हैं तो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस माइनर है। कार्बन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो 2.6 है और हाइड्रोजन की जो है वो 2.1 है। ठीक है, अब इसके माइनर डिफरेंस से इस पर कोई वीकनेस पर कोई खास इफेक्ट नहीं आता। सो रिएक्टिविटी जब हम एल्केन्स की देखते हैं, they are less reactive as compared unsaturated hydrocarbons. Then unsaturated hydrocarbons. That is why these are known as the paraffins. यही रीजन है कि हम इनको पैराफिन्स कहते हैं, क्योंकि इनकी रिएक्टिविटी जो है वो लेस है। ये सैचुरेटेड होते हैं। कार्बन कार्बन बॉन्ड जो है वो नॉन पोलर है और वो स्ट्रॉन्ग है। कार्बन हाइड्रोजन अगरचे डिफरेंट है, बाकायदा तौर पर इस पर बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, पार्शियल पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता। देयर इज अ लेस माइनर डिफरेंस in electronegativity of carbon and hydrogen. That is the reason they are least reactive and these are known as saturated and paraffins. Is it clear? अच्छा जी, अब इसी वजह से जो एल्केन्स हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो हैं वो शो करती हैं। ओके, आज हम इसके दो केमिकल रिएक्शंस को इसकी इस प्रॉपर्टी की बेस पे डिस्कस करते हैं। हैलोजिनेशन इसमें हैलोजन ग्रुप जो 17th ग्रुप है, इसके मेंबर्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये किसी भी एल्केन की हाइड्रोजन, फॉर एग्जांपल अगर हम मीथेन की बात करते हैं तो इसके किसी भी हाइड्रोजन के साथ ये रिप्लेस होने की इनके अंदर कैपेसिटी है। हाइड्रोजन
रिप्लेस हो जाएगी हेलोजन ग्रुप के किसी भी मेंबर से। तो रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग अगर देखें, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, लेकिन सबसे ज्यादा जो एनर्जी दरकार होती है, रिक्वायर्ड होती है, क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए होती है। ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट जो है वो कंप्लीट होता है। अब इसमें हेलोजन्स आ गए प्लस एल्केन्स, सनलाइट, ठीक है। इसमें क्या बनेगा, ये डिपेंड करता है प्रोडक्ट जो है वो सनलाइट की कितनी जो है क्वांटिटी उस पर उसकी मौजूदगी में हो रहा है। फॉर एग्जांपल अगर ब्राइट सनलाइट है, ठीक, ब्राइट सनलाइट है तो कार्बन और HCl प्रोड्यूस होंगे डायरेक्टली। अगर हम मीथेन को लेते हैं ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी में, लेकिन अगर ये प्रोसेस होता है डिफ्यूज्ड सनलाइट में। अच्छा, अब डिफ्यूज क्या है, अगर क्लाउड्स हैं वो लाइट को डायरेक्टली जो है वो नहीं आने देते, ठीक है, तो लाइट जो है वो स्प्रेड हो जाएगी, मुंतशिर हो जाएगी, वो आ जाएगी डिफ्यूज सनलाइट। उसमें क्या होगा, एक चेन रिएक्शन होगा, स्टेप बाय स्टेप जो क्लोरीन जो है ये ब्रेक होगा, इसका बॉन्ड, ठीक है, और ये कन्वर्ट हो जाएगा फ्री रेडिकल में, और ये फर्दर इसको डिस्टर्ब करेगा, इसके घर में जाकर के क्या करेगा, इसको डिस्टर्ब करेगा, और स्टेप बाय स्टेप ईच हाइड्रोजन जो है वो सब्स्टिट्यूट होती जाएगी किसके साथ, क्लोरीन रेडिकल के साथ। इज इट क्लियर? अब इसको देखते हैं कि ये प्रोसेस होगा कैसे। सबसे इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन जो है वो क्लोरीन का है, इसको हम स्टेप बाय स्टेप जो है उसको देखते हैं। पहला तो सीधा रिएक्शन है, हम मीथेन को रिएक्ट करवाते हैं क्लोरीन से, और ब्राइट सनलाइट है, ओके, ठीक है, ब्राइट सनलाइट है तो क्या होगा, एक कार्बन बनेगा और 4 HCl बनेंगे। इसमें ये चारों जो हाइड्रोजन है वो इस 4 क्लोरीन के साथ मिलकर HCl बनाते हैं, और पीछे बेचारा जो है वो क्या रह जाता है, कार्बन रह जाता है। अब हम आते हैं चेन रिएक्शन की तरफ जो डिफ्यूज सनलाइट की मौजूदगी में होगा। अब इसको जरा समझें, इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है, Cl2 डिफ्यूज्ड सनलाइट। अच्छा, अब क्या बनेगा, CH3, Cl और HCl, ठीक है। अब इसके साथ अगेन Cl2 रिएक्ट करेगा
और फिर हमारे पास CH2 प्लस HCl, इसके साथ अगेन Cl2 रिएक्ट करेगा, CHCl3 प्लस HCl, इसके साथ अगेन Cl2 रिएक्ट करेगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, CCl4 प्लस HCl। अब हमने ये देखना है ये सारा केमिकल रिएक्शन प्रोसीड कैसे करेगा, इसका मैकेनिज्म क्या है। ठीक है, अब इस पे जरा गौर करते हैं, इसको मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप बताती हूँ। Cl2 जो है ये बॉन्ड इस तरह से, अगर हम इसके बॉन्ड को लिखते हैं तो इसकी शक्ल कुछ ऐसी होगी, यही है। अब जैसे ही इसने हीट ली ये फ्री रेडिकल में कन्वर्ट हो गया। क्लियर। अब ये फ्री रेडिकल रिएक्ट किससे कर रहा है, CH4 के साथ। ये H, ये H, ये H, H और ये रेडिकल इसके साथ रिएक्ट करेगा। अब ये बॉन्ड इसके साथ बनाएगा एक क्लोरीन रेडिकल और दूसरा जो है वो इसके साथ बनाते हुए HCl निकल जाएगा और दूसरा इधर रिप्लेस हो जाएगा। देखिए जरा, अगर हम इस केमिकल रिएक्शन को लिखते हैं, यह हाइड्रोजन, यह हाइड्रोजन, अब ये हाइड्रोजन रिप्लेस हो जाएगी क्लोरीन से। अब इस रिएक्शन को अगर हम लिखते हैं तो हमारे पास ये आ गया H, ये H और यहाँ पर के क्या आ जाएगा Cl प्लस और ये H जो निकलेगा वो इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। इज इट क्लियर। अब ये दोबारा अगेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा, फिर Cl Cl। ठीक है, अब ये देखें, ये हमारे पास हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है, इधर Cl अटैच हो चुका था। अब इसमें से एक Cl इधर अटैच हो गया और दूसरे ने HCl बना दिया। ये हमारे पास जो आया है ये है CH3Cl, ये हमारे पास क्या आ गया CH2Cl। क्लियर, क्या तक समझ आ गया सबको, नोट कर लिया है। ओके, अब ये इधर देखें, मैं साइड पे लिखती हूँ इसके प्रोडक्ट्स जो हमारे पास आए हैं। फर्स्ट स्टेप में CH3Cl प्लस HCl, सेकेंड स्टेप में CH2Cl प्लस HCl। अब हम थर्ड स्टेप करने लगे हैं। थर्ड स्टेप में क्या होगा, ये हमारे पास दो हाइड्रोजन अटैच है और इधर हमारे पास अटैच है इसके साथ Cl और Cl।
अगेन ये रिएक्ट करेगा प्लस Cl, Cl इसको बॉन्डिंग फॉर्म में लिखते हैं। अब ये इस हाइड्रोजन के साथ रिप्लेस होता है तो इसकी शक्ल कुछ यूं बन जाएगी। ये हाइड्रोजन अब एक रह गई, ठीक, देखिए जरा, ये Cl, ये Cl और ये Cl प्लस HCl। ये प्रोडक्ट हमारे पास जो बनी, ये बनी CCl3। हम इसको यूं भी लिख सकते हैं प्लस HCl। क्लियर? अब अगेन ये रिएक्ट करेगा Cl के साथ, ठीक है बच्चे। अब ये देखिए, अगर हम इसे देखते हैं H, ये बन गया हमारे पास Cl प्लस HCl। तो ये क्या हमारे पास प्रोडक्ट आ गया CCl4, यानी फोर्थ स्टेप में हमारे पास CCl4 प्लस HCl। इज इट क्लियर? क्या तक समझ आया? ओके। इसे कहा जाता है, अगर इसके केमिकल नेम लिखें, CH3Cl एल्काइल क्लोराइड या मिथाइल क्लोराइड, जिसको क्लोरोमीथेन भी कहते हैं। क्लोरोमीथेन, मीथेन क्लोराइड, सॉरी मिथाइल क्लोराइड। दूसरा हमारे पास है CH2Cl2, यह है डाई क्लोरो, दो इसके अंदर क्लोरीन ये रेडिकल आके लगा है, क्लोराइड डाई इज इट क्लियर? तीसरा हमारे पास क्या है, CHCl3, तीन लग गए हैं तो हम इसको क्या कहेंगे, ट्राई। मीथेन, और इसको क्लोरोफॉर्म भी कहते हैं। जो एनेस्थीसिया के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अब CCl4 जो है, इसको टेट्रा क्लोरोमीथेन कहेंगे, क्योंकि चार इसके साथ ये Cl अटैच हैं। इसको कार्बन टेट्राक्लोराइड भी कहते हैं। इज इट क्लियर? अच्छा, अब सवाल ये है कि ये सारी क्लोरीन उसको स्टेप में मिलेगी कहाँ से? ये चेन रिएक्शन तब प्रोसीड करेगा जब हम इसको एक्सेस अमाउंट में क्लोरीन जो है वो प्रोवाइड करेंगे, यानी CH4 प्लस Cl2 इन एक्सेस। अब वो कहाँ तक केमिकल रिएक्शन होता है, ये डिपेंड करता है कि हमने उसको कितनी क्लोरीन जो है, कितनी अमाउंट में उसको प्रोवाइड की है। इज इट क्लियर? अब सेकेंड केमिकल रिएक्शन, फ्लोरीन का
जब केमिकल रिएक्शन देखा गया, क्लोरीन रिएक्ट करेगी इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, और ब्राइट सनलाइट में हमने देखा कि इसमें स्टेप बाय स्टेप जो है वो सारा कार्बन जो है वो डायरेक्टली बनती है, कार्बन और HCl में डायरेक्टली मीथेन जो है वो कन्वर्ट हो जाएगी ब्राइट सनलाइट की मौजूदगी, ठीक है। लेकिन डिफ्यूज में हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और प्लस जो है वो हमें चौथा प्रोडक्ट जो मिला था वो CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड, ठीक है। जो फ्लोरीन है ये अंधेरे में भी काम करते हैं। केमिकल रिएक्शन इसका होता है इन डार्क में फ्लोरीन इसके साथ डायरेक्टली मीथेन के साथ रिएक्ट करने की इसके अंदर कैपेसिटी है, जबकि क्लोरीन के अंदर डायरेक्टली रिएक्ट करने की कैपेसिटी नहीं है। सेकेंड प्रॉपर्टी अब हम देखते हैं एल्केन की बच्चे, वो है कंबशन, जिसको हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है। जलना, बर्न करना। जब एक्सेस अमाउंट ऑफ, ठीक है, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन हवा में मौजूद होगी, एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में ये कन्वर्ट किस में हो जाएगी, एल्केन, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस हीट। क्यों? इसलिए ये एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। हाईली एक्सोथर्मिक, too much heat is produced during this chemical reaction, जब excess amount of oxygen जो है वो उसको प्रोवाइड की जाएगी। अगर हम केमिकल रिएक्शन को देखते हैं, इसको देखें जरा। अब ये कार्बन, जितनी इसमें नंबर ऑफ कार्बन है उतनी ही कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी एक एटम। इसको बैलेंस करने के लिए आसान तरीका है कि हम इसको समझ लें, एक कार्बन है तो एक ही मोल जो है कार्बन डाइऑक्साइड का प्रोड्यूस होगा। यहां पर हाइड्रोजन एटम 4 है, तो इतनी ही अमाउंट में जो है वो वाटर प्रोड्यूस करेगा, प्लस इसमें हीट प्रोड्यूस होगी। यह बैलेंस करने के लिए एक आसान वे है क्या, इसमें नंबर ऑफ कार्बन जितने हैं उतनी कार्बन डाइऑक्साइड है, इसमें जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन है उतने वाटर मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर प्रोड्यूस होंगे। इसको बैलेंस करना आसान हो जाएगा। लेकिन अगर हम इसको लिमिटेड अमाउंट में, अब ये कंप्लीट कंबशन है, मुकम्मल जलना, बर्न करना। दूसरा प्रोसेस है पार्शियल। पार्शियल कंबशन में क्या होगा, ऑक्सीजन की मिकदार जो है उसको लिमिटेड अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन जब प्रोवाइड की जाएगी तो कार्बन डाइऑक्साइड की बजाय कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। मीथेन प्लस ऑक्सीजन हम लिमिटेड अमाउंट में जब इसको प्रोवाइड करेंगे तो एक तो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होगी, दूसरा कार्बन प्रोड्यूस होगी। अब ये कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स में, जैसे जैसे हम इसकी मिकदार को कम करते जाएंगे वैसे वैसे कार्बन जो है वो
मुख्तलिफ शक्लों में हमारे पास आएगा। जैसे कार्बन ब्लैक है जिसको हम प्रिंटिंग इंक में इस्तेमाल करते हैं, पॉलिश में इस्तेमाल करते हैं। फिर और मज़ीद अगर हम इसको कम करते हैं, ठीक है, उसकी अमाउंट को आगे पीछे करते हैं, तो हम उससे जो काजल बनाते हैं उसके लिए जो कार्बन इस्तेमाल होती है वो हम इसमें से जो है वो हासिल कर सकते हैं। यानी लिमिटेड अमाउंट जो है, एक तो हमें कार्बन की डिफरेंट जो फॉर्म्स हमें प्रोवाइड होती हैं, मिलती हैं, प्रोड्यूस होती हैं, लेकिन इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो सफोकेशन का सबब भी बनती है। समझ आई है बात की? इसका नुकसान है, ये बंद कर जाती है, ये फिजा में चले जाएगी, ये रिसाइकल हो जाएगी इजीली। यस, प्लांट्स जो हैं उसको इस्तेमाल कर लेंगे, ऐसा ही है, ठीक है, और उनकी जो ऑक्सीजन है वो हम इस्तेमाल कर लेते हैं, वेरी गुड। अब लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस होती है, इसकी अगर अमाउंट बढ़ेगी एटमॉस्फेयर में, ये सफोकेशन का सबब बनती है। पॉइंट समझ में आया? अब हम इस इक्वेशन को बैलेंस करते हैं। कार्बन इधर हमारे पास एक है, इधर कार्बन दो है। इस कार्बन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो एक कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। अब इधर ऑक्सीजन हमारे पास एक और दो और हाइड्रोजन 4 है। इस हाइड्रोजन को पूरा करने के लिए पहले हम कार्बन को पूरा करते हैं, 1 2, ठीक है। इधर हम 4 लगाते हैं ऑक्सीजन, इधर हमारे पास आ गया 3, ये हमारे पास क्या आ गया 2, और इधर कितना आ जाएगा ये 6। क्लियर? ये हमारे पास इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन या कंबशन जो है उसके रिजल्ट में जो हमारे पास चीज़ आती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन होती है। ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हार्मफुल है। अब हम देखते हैं हम मीथेन को कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं, यूजेस क्या है मीथेन की, ठीक है। जो यूजेस इसके हम देखते हैं मीथेन और इथेन के। नेचुरल गैस, पहले हम यूजेस देखते हैं अल्केन्स के। नेचुरल गैस जो है, अभी हमने कंबशन का पढ़ा कि मीथेन डायरेक्टली एक्सेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की मौजूदगी में जब बर्न करती है तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता है और प्लस हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है। क्लियर? इस वजह से इसको प्रेफरेंस दी जाती है डोमेस्टिक एज अ डोमेस्टिक फ्यूल के लिए। ठीक है। फिर जो CNG है, कंप्रेस्ड गैस है, इसको खास एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे ले जाकर के क्या किया जाता है 1% वॉल्यूम जो है इसका कंप्रेस कर दिया जाता है और इसको इस्तेमाल करते हैं ऑटो मोबाइल फ्यूल के तौर पे, एज ऑटोमोबाइल फ्यूल। तीसरा जो है उसका यूज आता है, जो अभी मैं पीछे आपको बताया कि जब हम पार्शियल बर्निंग इसकी देखते हैं तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कार्बन ब्लैक हमें मिलता है। वो कार्बन ब्लैक हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल करते हैं? शू पॉलिशेस में, ठीक है, उसको इस्तेमाल किया जाता है प्रिंटर की जो इंक है उसमें, ठीक है, और काजल जो बनाया जाता है उसमें उसको इस्तेमाल किया जाता है।
इसके अलावा इन गैसेस को इस्तेमाल किया जाता है, अभी जो हमने देखा मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, उसके केमिकल रिएक्शंस हमने देख लिए, जिसमें हमने CCl4 का देखा। फिर हमने क्लोरोफॉर्म का जो था वो केमिकल रिएक्शन देखा, ठीक है। इसी तरह मिथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, इसकी फॉर्मेशन में भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। किसको? ये जो एल्केन्स हैं इसमें मीथेन और इथेन। अब आगे फर्दर ये जो केमिकल हमारे पास आते हैं उनको हम डिफरेंट पर्पजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे क्लोरोफॉर्म जो है उसको एनेस्थीसिया में इस्तेमाल किया जाता है, वैक्स इंडस्ट्री में, रबर इंडस्ट्री में इस्तेमाल करते हैं, और टेट्रा कार्बन क्लोराइड जो है उसको इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट और ड्राई क्लीनिंग में जो है उसको इस्तेमाल किया जाता है। इज इट क्लियर? तो आज हमने बच्चों जो पढ़ा है वो सारे का सारा क्या था? केमिकल रिएक्शंस, जिसमें हमने 2 केमिकल रिएक्शन को डिटेल उनका मैकेनिज्म जो है उसको पढ़ा है, जिसमें हमने देखा कि वो केमिकल रिएक्शन कैसे प्रोसीड करता है। फॉर एग्जांपल ब्राइट सनलाइट में क्लोरीन कैसे एक्ट करती है, डिफ्यूज सनलाइट में कैसे वो एक्ट करेगी। रीज़न क्या है कि हम जो बॉन्डिंग इसमें बनती है वो स्ट्रॉन्ग होती है, कार्बन कार्बन बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग होती है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में माइनर सा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है। दैट इज़ द रीज़न कि उनका बॉन्ड जो है वो इतना वीक होने के लिए काफ़ी नहीं है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। सो जब बॉन्ड जो डेवलप होता है इसके वो एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। देन जो है इनकी जो ये सैचुरेटेड होती है, ये सैचुरेटेड होने की वजह से ये पैराफिन्स भी इनको कहा जाता है, लीस्ट रिएक्टिव होने की वजह से इनको पैराफिन कहा जाता है। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है इनके बीच में, कार्बन कार्बन की स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती है, कार्बन हाइड्रोजन की बॉन्डिंग भी जो है वो उस अमाउंट तक वीक नहीं होती जितनी कि वीक होने की हमें चाहिए होती है, कि हम उसको लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी से नहीं ब्रेक कर सकते। फिर हमने देखा कि स्टेप बाय स्टेप उसमें फ्री रेडिकल Cl बनता है, वो आगे जाके करके क्या करता है कि वो जो मीथेन है उसके साथ स्टेप बाय स्टेप रिएक्ट करता है, और हमारे पास डिफरेंट जो है वो जिसे हम कह देते हैं केमिकल कंपाउंड हाइड्रोकार्बन्स जो है वो हमारे पास प्रोड्यूस होते हैं। ओके, नेक्स्ट जो है ये आज हमारा इस लेवल में ये सारा कंप्लीट हो गया है। एल्केन्स क्या हैं, उनकी प्रिपरेशन कैसे करते हैं, उनके केमिकल रिएक्शंस क्या हैं, फिर उनके यूजेस हमने देखे। नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह करेंगे नेक्स्ट टॉपिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।